everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चा हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सप्लाई स्टार्ट करा था, जहाँ हम लोगों ने सप्लाई का मीनिंग कर लिया था, देन सप्लाई शेड्यूल, देन सप्लाई कर्व और सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। उसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले लॉ ऑफ सप्लाई, देन इसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब बच्चा सबसे पहले क्या आता है हमारे पास में, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो इसे बहुत अच्छे से तैयार करना है बच्चा। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है बेसिकली कि किसी भी गुड की प्राइस और उसकी सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन। क्या कहता है लॉ ऑफ सप्लाई कि किसी भी गुड की प्राइस और उसकी सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन। अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। अब जरा इधर देखो, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स that other things remaining constant, अगर बाकी की चीजें कांस्टेंट हैं तो there is a positive relationship between own price of a commodity and its quantity supplied। क्या कह रहा है लॉ, अगर बाकी की चीजें कांस्टेंट हैं तो ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी गुड की खुद की प्राइस और उसकी सप्लाई में कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। समझ में आती है बातें। अब बच्चा यहाँ लिखा हुआ आया था अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो कौन सी अदर थिंग्स है जो कांस्टेंट रहती हैं? तो बच्चा याद करो, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कराए थे, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी गुड की सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो बेटा मैंने बताए थे प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, गोल ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी नियर फ्यूचर, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारे क्या थे, डिटर्मिनेंट्स थे। तो बेटा लॉ कहता है कि खुद ओन प्राइस के अलावा, जो हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट था, ओन प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, हम ये मान के चल रहे हैं वो फैक्टर्स यहाँ पर क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो अगर बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, अगर बाकी के डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई डिक्रीज होगी। आ गया समझ। अब बचा इसे शेड्यूल के तौर पे कैसे देखें, तो देखो एक तरफ मैंने प्राइस दिखा दी, प्राइस ऑफ एक्स, और एक तरफ मैंने सप्लाई दिखा दी, सप्लाई ऑफ एक्स। प्राइस देखो 1 2 3 4 5, प्राइस इंक्रीज हो रही है, 1 से 5 हो गई। प्राइस इंक्रीज हो रही है तो बेटा सप्लाई भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सप्लाई हो गई 10 20 30 40 50, कुछ भी दिखा सकते हो, बस ये ध्यान रखना अगर प्राइस को इंक्रीज कर रहे हो तो सप्लाई को भी क्या करना है, इंक्रीज करना है, क्योंकि दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। अब ग्राफ पर किस तरह से दिखाओगे, तो बच्चा एक्स एक्सिस पर मैं मेरी क्वांटिटी दिखा रही हूँ, क्वांटिटी मतलब सप्लाई। वाई एक्सिस पर हम लोग हमारी प्राइस शो करेंगे। देखो जरा प्लॉट करते हैं, प्राइस 1 है तो सप्लाई 10 है। देखो यहाँ पर प्राइस 1 है, सप्लाई कितनी है, 10 है। यहाँ प्लॉट करा, प्राइस 2 है, सप्लाई 20 है। प्राइस 2 है, सप्लाई क्या है हमारे पास में, 20। प्राइस 3 है, सप्लाई कितनी है हमारे पास में, 30। तो इसी तरह से प्लॉट कर दो तो बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका स्लोप कैसा है बेटा, ये है अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ जा रही है। और बच्चा जब भी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है, तो वो ये शो करता है कि दोनों चीजों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। समझे। तो सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई लिखेंगे क्या कहता है, देन टेबल बनाएंगे, देन कर्व बनाएंगे। अब बच्चा इसके अजम्पशंस की बात करते हैं। बच्चा हर लॉ के कुछ अजम्पशंस होते हैं कि कुछ कंडीशंस होती है, ये कंडीशंस मान के चलो तभी ये लॉ काम करेगा, अदरवाइज ये लॉ काम नहीं करेगा। अजम्पशंस मतलब हमने ये अज्यूम कर रखा है। तो बच्चा अभी मैंने बताया था अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी के जितने भी फैक्टर्स थे, डिटर्मिनेंट्स थे, वो सारे कांस्टेंट हैं। तो वही इसका अजम्पशन हो गया। देखो नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन द गोल ऑफ फर्म, फर्म का गोल चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। मतलब वो जितने भी डिटर्मिनेंट्स थे उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। वही डिटर्मिनेंट्स आपको याद रखना है, सबके आगे लगा दो नो चेंज नो चेंज नो चेंज। तो सारे डिटर्मिनेंट्स कैसे रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। अगर इनमें कोई चेंज आ गया
तो बेटा फिर हमारा लॉ अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मान लो जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गई है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है। तो बच्चा अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गया तो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो अपने आप कम हो जाएगी। अगर आप एडवांस्ड टेक्निक से काम कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। कॉस्ट कम आएगी तो आप सोचोगे यार मेरी तो कॉस्ट कम आ रही है तो मैं ज़्यादा सप्लाई कर सकता हूँ, तो अपने आप ही आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं आया तो भी, तो कहीं ना कहीं हमारा ये लॉ फेल हो जाएगा। इसलिए हम मान के चलते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, कॉन्स्टेंट है, इन सब चीजों में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब बच्चा हर लॉ के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस जब वो लॉ क्या हो जाए, फेल हो जाए, जब वो लॉ अप्लाई ना हो। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है बेटा कि प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस जहां पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता, जहां पर ये लॉ हमारा फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है आपके पास में एग्रीकल्चरल आउटपुट। बेटा एग्रीकल्चरल आउटपुट ले लो, आपकी पल्सेस ले लो, आपकी वेजिटेबल्स ले लो, आपके फ्रूट्स ले लो, मेज ले लो, आप राइस ले लो, ये सब क्या है, एग्रीकल्चरल गुड्स हैं। बेटा इनकी जो सप्लाई है वो फार्मर के हाथ में नहीं होती। होती है क्या फार्मर के हाथ में? नहीं होती। ऐसा थोड़ी ना है कि प्राइसेस इंक्रीज होगी तो फार्मर सप्लाई इंक्रीज कर देगा, प्राइस डिक्रीज होगी तो फार्मर सप्लाई डिक्रीज कर देगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इनकी सप्लाई किस पे डिपेंडेंट है, नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। नेचुरल फैक्टर्स मतलब रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। मान लो कभी फ्लड्स आ गए, पूरी फसल खराब हो गई, तो बेटा अपने आप ही सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छी बारिश हुई है, अच्छी फसल हुई है, तो बेटा अपने आप सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इनकी सप्लाई टोटली किस पे डिपेंडेंट है, नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। अच्छी रेनफॉल है, सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो अच्छी फसल होगी, अच्छा आउटपुट होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी। और मान लो पुअर रेनफॉल है या फिर एकदम से बहुत ही ज्यादा बारिश आ गई, फ्लड्स वगैरह आ गए, तो बेटा अपने आप सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर हमारा लॉ वर्क नहीं करता कि प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये सारी चीजें फार्मर के हाथ में नहीं है। इट इज गवर्न्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स। तो क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट इज गवर्न्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स। यहां पर हमारा लॉ अप्लाई नहीं होता, समझे। अब सेकंड है बेटा गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। सोशल डिस्टिंक्शन मतलब बेटा कुछ इस तरह के गुड्स होते हैं जो लोग इसलिए खरीदते हैं या फिर इसलिए पहनते हैं, इसलिए अपने पास में रखते हैं ताकि वो सोसाइटी में अपने आप को लोगों से अलग दिखा सके, अपने आप को और ज्यादा रिच शो कर सके सोसाइटी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही रेयर मिलने वाले डायमंड्स आप ले सकते हो, ठीक है, बहुत ही रेयरली मिलने वाली रूबीज आप ले सकते हो, या फिर कह लो बहुत ही रेयर एंटीक आइटम्स आप ले लो। तो इस तरह की चीजें लोग इसलिए खरीदते हैं, इसलिए पहनते हैं ताकि वो सोसाइटी में अपने आप को अलग दिखा सके, उनके लिए एक स्टेटस सिंबल है। तो बेटा ऐसे गुड्स की जो सप्लाई होती है वो भी लिमिटेड होती है, इवन व्हेन प्राइसेस आर हाई। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रही होंगी तो भी ऐसे गुड्स की सप्लाई क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। लिमिटेड क्यों रहती है, क्योंकि ऐसी चीजें क्या है, बहुत ही ज्यादा रेयर हैं और प्रोड्यूसर इन चीजों को बेचना नहीं चाहता। जिसके पास में भी ये चीजें हैं वो इन चीजों को इजीली सेल करना नहीं चाहता। वो ये सोचता है क्या पता फ्यूचर में कोई और भी ज्यादा पे करने को तैयार हो इन चीजों के लिए, कोई एक्सपेंसिव और रेयर डायमंड है तो वो इसको इजीली बेचेगा नहीं। वो सोचेगा कि कहीं ना कहीं क्या पता फ्यूचर में कोई और बहुत ज्यादा पे करने को तैयार हो। तो इन चीजों की सप्लाई हमेशा लिमिटेड रहती है, चाहे इनकी प्राइसेस कितनी भी इंक्रीज हो। अब नेक्स्ट है बेटा पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जिनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रूट्स आप ले सकते हो, यहाँ पर वेजिटेबल्स ले सकते हो। इन चीजों की लाइफ बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होती है, 2 दिन 3 दिन, फ्रिज में रखोगे तो कुछ दिन और चल जाएंगे। तो सेलर्स आर विलिंग टू सेल मोर ऑफ अ पेरिशेबल गुड्स इवन एट द लोअर प्राइस बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट लाइफ। तो बेटा यहाँ पर जो सेलर होता है वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स बेचने की कोशिश करता है, कई बार इवन एट लोअर प्राइस, कम प्राइस पर भी। एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। बेटा कभी आप सुबह सब्जी लेने जाओ तो वो सब्जियां जो आप सुबह 100 रुपए की लेकर आए हो, अगर वही सब्जियां आप इवनिंग में लेने जाओगे, रात के टाइम लेने जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको 70 रुपीज की मिल जाएंगी। तो वो कम में क्यों मिल रही है, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस कम हो गई तो भी सप्लायर आपको सप्लाई करने को
तैयार है, सप्लाई ज़्यादा है, वो बेचने को तैयार है, क्योंकि उसे पता है अगर अभी नहीं तो कल सुबह तक, नेक्स्ट मॉर्निंग तक ये खराब हो जाएंगे और कोई इनके लिए 40 रुपए भी देने को तैयार नहीं होगा। तो क्यों ना 100 तो नहीं मिल रहे, कम से कम 70 रुपए में तो इनको निकाल दूं। तो पेरिशेबल गुड्स के लिए जो सेलर है वो ये सोचता है कि ये तो खराब हो जाएंगे कुछ टाइम बाद में, तो क्यों ना इन्हें कम प्राइस पर ही सेल कर दिया जाए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस है जो यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक और बताती हूँ आपको, आउट ऑफ फैशन आइटम्स। ऐसे आइटम्स बेटा जो आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, बेटा आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं तो लोग इन्हें खरीदेंगे नहीं। तो प्रोड्यूसर के पास में जो स्टॉक है, इतना सारा माल रखा है, वो सोचता है इसको कैसे ना कैसे करके क्लियर करना है, इसे बाहर निकालना है। तो वो वहां पर कम प्राइस में भी उस चीज की सप्लाई ज्यादा करने को तैयार रहता है, क्योंकि उसे पता है आउट ऑफ स्टॉक आइटम है, कोई नहीं खरीदेगा, तो कम से कम सस्ते में तो इसको निकाल दो, सस्ते में तो बेचो। तो ये क्या थे बेटा एक्सेप्शन से लॉ ऑफ सप्लाई के। जो जब आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा लॉ ऑफ सप्लाई का, तो सबसे पहले आपको लिखना है लॉ ऑफ सप्लाई क्या स्टेट करता है, देन एक टेबल बनानी है, देन उसका कर्व बनाना है, देन अजम्पशंस लिखने हैं, देन एक्सेप्शंस लिखने हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, इतना लिख देना, 6 नंबर पूरे हैं। तो यहां तक आप कॉपी कर लो फटाक से। तो बच्चा लॉ ऑफ सप्लाई अब हमारा कंप्लीट होता है। चलो जी नेक्स्ट टॉपिक पर। अब टॉपिक है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। बच्चा दोनों चीजें एक जैसी दिख रही हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन सप्लाई, बट दोनों चीजें डिफरेंट है। तो पहले इन दोनों में डिफरेंस समझो। बच्चा अगर मैं कहती हूं किसी भी गुड की सप्लाई में कोई चेंज आया, सप्लाई इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, किसी भी चीज की अगर सप्लाई में कोई चेंज आ रहा है उसकी प्राइस में चेंज आने की वजह से, रीजन क्या है, प्राइस में चेंज आया है इस वजह से, तो उसे बोला जाता है बच्चा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। वही मैं कहूं सप्लाई में कोई चेंज आया है, सप्लाई इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, बट प्राइस में चेंज आने की वजह से नहीं, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। चेंज किस में आया है, अदर फैक्टर्स में, अदर डिटर्मिनेंट्स में। अभी लॉ ऑफ सप्लाई में देखा था ना, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो उन अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से अगर सप्लाई में कोई चेंज आ गया, मान लो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, तो उसकी वजह से बच्चा अपने आप सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टैक्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए तो सप्लाई कम हो जाएगी, सब्सिडी मिलने लग गई तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर सप्लाई में चेंज आया है ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स, अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से, तो उसे हम कहेंगे चेंज इन सप्लाई। समझे? तो डिफरेंस समझ में आया। क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आने का मतलब है अगर सप्लाई में चेंज आया है ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ गुड, उसे हम क्या कहेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। वहीं अगर सप्लाई में चेंज आया है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अदर डिटर्मिनेंट्स, उसे हम लोग कहेंगे चेंज इन सप्लाई। अब बच्चा इसका दूसरा नाम भी है, तो एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को बोला जाता है मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व। क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व। वैसे ही चेंज इन सप्लाई को बोला जाता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अभी बताऊंगी क्यों बोलते हैं उसे मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो समझ में आया, अगर सप्लाई में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, तो उसे क्या कहेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड या फिर मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व। वही सप्लाई में अगर चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स, जो लॉ ऑफ सप्लाई में कांस्टेंट थे, तो उसे हम क्या कहेंगे, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अब डेफिनेशन देख लो, इट रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज आया, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर सप्लाई में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, अदर फैक्टर्स यहाँ पर कांस्टेंट है, तो वो क्या हो गया हमारा, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। वही इट रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। अगर सप्लाई में कोई चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स, अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज आने की वजह से, ओन प्राइस क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, ओन प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो क्या हो गया हमारा, चेंज इन सप्लाई। याद हो गया होगा। अब बच्चा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास में एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, सेकेंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सटेंशन मतलब इंक्रीज होना, सप्लाई यहाँ पर इंक्रीज हो रही होगी, कॉन्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पर सप्लाई डिक्रीज हो रही होगी। तो बच्चा हमें पता है अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, पॉजिटिव रिलेशन अभी देखा लॉ ऑफ सप्लाई में। प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। तो देखो यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस पहले 1 थी, अब प्राइस कितनी हो गई, 5 हो गई, मतलब प्राइस इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर आप सप्लाई देखो, क्वांटिटी को देखो, पहले क्वांटिटी 10 थी, अब 50 हो गई, तो प्राइस इंक्रीज हुई तो सप्लाई भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। ये क्या है बच्चा हमारे पास में, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई इंक्रीज हुई है,
यहाँ देखो बच्चा प्राइस डिक्रीज हुई है, पहले प्राइस 5 थी अब 1 हो गई, डिक्रीज हो गई। तो सप्लाई देखो बच्चा पहले 50 थी अब 10 हो गई, सप्लाई भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये क्या है बच्चा, कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो याद रखना है क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर दो चीजें हैं, क्या क्या, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो वो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो वो कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है। ग्राफ पर कैसे दिखाएं, बहुत आसान है। एक्स एक्सिस पर वही हम लोगों ने हमारी सप्लाई दिखा दी, वाई एक्सिस पर हमारी प्राइस शो कर दी। प्राइस देखो क्या है, 1 से 5 हो गई, पहले प्राइस 1 थी तो बच्चा क्वांटिटी कितनी थी, देखो प्राइस 1 थी तो क्वांटिटी 10 थी, देखो यहाँ पर प्लॉट करा हुआ है। देन प्राइस 5 है तो क्वांटिटी 50 है, प्राइस 5 है देखो यहाँ प्लॉट करा हुआ है तो क्वांटिटी कितनी है, 50 है। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऊपर जाते हुए एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, हमारा सप्लाई कर्व है। बच्चा यहाँ पर पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं हुआ है, बस मूवमेंट हुई है। पहले यहाँ पर था हमारा पॉइंट, अब हमारा पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो यहाँ पर मूवमेंट हुई है, यही रीजन है, इसे बोला जाता है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। अब बच्चा वही यहाँ पर देखो कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, पहले प्राइस 5 थी तो सप्लाई 50 थी, देखो प्राइस 5 थी, सप्लाई कितनी थी हमारे पास में, 50। प्राइस 1 है तो सप्लाई 10 है, प्राइस 1 है सप्लाई 10 है। तो दोनों पॉइंट्स को जोड़ोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वो हमारा सप्लाई कर्व है, अलग से चेंज नहीं हुआ, उसी में मूवमेंट हुई है। पहले यहाँ था अब इस पॉइंट पर आ गया, अब ये नीचे की तरफ गया, एरो नीचे की तरफ दिखाना है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो याद रखना एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में ऊपर की तरफ एरो है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में नीचे की तरफ एरो है। तो ये समझ में आ गया, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब चलो चेंज इन सप्लाई की तरफ। बच्चा चेंज इन सप्लाई में एक्सटेंशन की जगह पर क्या आ गया, इंक्रीज इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन की जगह पर क्या आ गया, डिक्रीज इन सप्लाई। याद रहेगा, चेंज इन सप्लाई में क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो अगर सप्लाई इंक्रीज होगी, यहां पर प्राइसेस क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेगी। व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस इवन एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, अगर प्राइस कांस्टेंट है फिर भी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस, अगर सप्लाई डिक्रीज हो रही है इवन एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, प्राइस कांस्टेंट है फिर भी सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। देखो जरा डायग्राम पे कैसे दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने हमारी क्वांटिटी दिखाई, वाई एक्सिस पर हम लोगों ने हमारी प्राइस दिखाई। बच्चा प्राइस कांस्टेंट है, पहले भी 5 थी अभी भी 5 है, देखो प्राइस कांस्टेंट है, पहले भी 5 थी अभी भी 5 है। पहले सप्लाई 10 थी, देखो ये सप्लाई यहाँ पर 10 थी तो ये हमारा कर्व था। अब बच्चा हमारी सप्लाई 20 हो गई, देखो सप्लाई 20 हो गई, अब हमारा कर्व ये हो गया। तो बच्चा एंटायर सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, पूरा का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया। पहले सप्लाई कर्व ये था, अब सप्लाई कर्व ये है, तो पूरा का पूरा सप्लाई कर्व राइट साइड शिफ्ट हो गया, फॉरवर्ड शिफ्ट है। तो इसीलिए याद करो इसे क्या बोला जाता है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो अगर प्राइस कांस्टेंट रहेगी तो सप्लाई अगर इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा, राइट साइड शिफ्ट करेगा। क्या कहते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई। यहाँ उल्टा हो गया, प्राइस वही 5 थी, 5 है, पहले क्वांटिटी 20 थी तो सप्लाई कर्व ये था, अब क्वांटिटी कम हो गई 10 हो गई तो बचा हमारा सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट कर गया। तो अगर सप्लाई डिक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, इसे बोलते हैं बैकवर्ड शिफ्ट। समझे? तो ये पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। तो दो चीजें बहुत ही अच्छे से तैयार कर ली बच्चा हमने, लॉ ऑफ सप्लाई, देन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। यहां तक का कॉपी करो, कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स है वो भी करा देती हूँ तो सप्लाई पूरा खत्म हो जाएगा ना। नेक्स्ट वीडियो में इलास्टिसिटी कर लेंगे। अब बच्चा बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑन सप्लाई कर्व। बच्चा टेक्नोलॉजी क्या है, अदर फैक्टर है। याद करो फर्स्ट हमारा जो मेन फैक्टर था वो तो क्या होता है, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। टेक्नोलॉजी किस में आ गया, हमारा अदर डिटर्मिनेंट या फिर अदर फैक्टर के अंदर। क्या हो बच्चा अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, सपोज बच्चा टेक्नोलॉजी में चेंज आया, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया है, तो बच्चा उस चीज को बनाने की कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, उसमें किसी तरह का इंप्रूवमेंट आ गया है तो कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कोई चीज बनाने की हमारी कॉस्ट कम आ रही है, हमें वो चीज सस्ती पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे बच्चा, उस चीज की सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। आई बात समझ में? मान लो आप कुछ बना रहे हो, उस चीज को बनाने से रिलेटेड जो टेक्निक है उसमें किसी तरह का इंप्रूवमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, तो ऑब्वियस है उस चीज को बनाने की आपकी कॉस्ट कम आएगी। अब उस चीज को बनाने की कॉस्ट कम आ रही है तो आप सोचोगे यार ये चीज तो बनानी मेरे लिए सस्ती पड़ रही है, तो आप उस चीज की सप्लाई को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। तो यहाँ पर प्राइस देखो कांस्टेंट है, वही एक्स एक्सिस पर हम लोग हमारी सप्लाई दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पर प्राइस दिखा रहे हैं। प्राइस कांस्टेंट है बच्चा, पहले सप्लाई ये थी, ये था पहले सप्लाई कर्व। अब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा
ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गई, तो बच्चा आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट कम आ रही है तो सप्लाई इंक्रीज होगी। अब सप्लाई कर्व ये हो गया आपका, तो यहाँ पर सप्लाई कर्व आपका किस तरफ शिफ्ट करा है, राइट साइड शिफ्ट करा है। ये देख रहे हो आप मूवमेंट, राइट साइड शिफ्ट कर गया। ये पुराना सप्लाई कर्व है, ये नया सप्लाई कर्व है। ये कौन सा है, इंप्रूवमेंट के बाद वाला, ठीक है। ये सप्लाई कर्व है इंप्रूवमेंट के बाद वाला, ये पहले वाला। तो अगर टेक्नोलॉजी में किसी तरह का अपग्रेडेशन होता है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, तो आपका सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट कर जाएगा, राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा, समझे। वैसे ही है इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनपुट प्राइस। बच्चा इनपुट्स जो आप यूज में लेते हो, यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग बात कर लो आपकी लेबर जो आप हायर कर रखे हो, जितना रेंट पे कर रहे हो, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर वो प्राइस इंक्रीज हो जाती है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, किसी चीज को बनाने की आपकी कॉस्ट यहाँ पर ज्यादा आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो गई, तो बच्चा ऐसी चीज बनाने चाहोगे जिसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, नहीं बनाना चाहोगे। जिस चीज को बनाने के आपके पास में पैसे ज्यादा लग रहे हैं, जिस चीज को बनाने की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, ऐसी चीज आप नहीं बनाओगे, तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जरा देखना, ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, ये जो येलो वाला है ये क्या है, ओरिजिनल सप्लाई कर्व। मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, तो बच्चा सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो हमारा पूरा सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अब हमारा सप्लाई कर्व ये वाला हो गया, S2 दिख रहा है, ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। हमारी सप्लाई डिक्रीज हो गई, पहले हमारी सप्लाई ये थी, अब हमारी सप्लाई डिक्रीज होके ये हो गई। तो बच्चा सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। वही मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम आ रही है, किसी भी चीज को बनाने की जो कॉस्ट है वो बहुत कम आ रही है, कुछ इसी तरह से। तो आप सोचोगे अरे वाह, इस चीज को बनाने की कॉस्ट कम आ रही है, आप अपनी सप्लाई को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। सप्लाई इंक्रीज करेगी तो आपका सप्लाई कर्व आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ये हो गया आपका नया सप्लाई कर्व, आपकी सप्लाई इंक्रीज हो गई इवन एट द सेम प्राइस, प्राइस सेम है फिर भी सप्लाई में चेंज आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, अदर फैक्टर्स है, जो अभी हम लोगों ने पीछे क्या माने थे, कांस्टेंट माने थे। तो इस तरह से बच्चा अगर अदर फैक्टर्स में कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से सप्लाई में अपने आप चेंज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ, टैक्सेशन का एग्जाम्पल देती हूँ। किसी चीज पर टैक्स बढ़ गए, मान लो ये वही हम लोग हमारी एक्स एक्सेस पर क्वांटिटी दिखाएंगे, वाई पर हमारी प्राइस दिखाएंगे, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ठीक है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। मैं कहती हूँ टैक्सेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो टैक्सेस इंक्रीज हो गए मतलब आपको चीज बनाने की कॉस्ट ज्यादा आएगी, आपको सरकार को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, आपकी कॉस्ट ज्यादा है। कॉस्ट ज्यादा है तो आप क्या सोचोगे, सप्लाई को कम कर देते हैं, इस चीज को बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। वही मैं कहती हूँ अगर सब्सिडी इंक्रीज हो गई है, आपको सब्सिडी मिल रही है उस चीज पर, आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सरकार आपको रॉ मटेरियल थोड़ा कम प्राइस में दे रही है, आपका बिजली पानी का बिल कम आ रहा है, आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो आप उस चीज को सप्लाई करना चाहोगे, आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी तो सप्लाई कर राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा। तो इसी तरह से अगर अदर डिटर्मिनेंट्स में कोई चेंज आता है तो हमारी सप्लाई में चेंज आ जाता है। अब बच्चा इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सप्लाई पूरा कंप्लीट कर लिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो गए इस चैप्टर में, आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, उसके बाद में एक क्वेश्चन आ सकता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई से, एक आपका डिफरेंस आ सकता है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज ऑफ सप्लाई में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और डिक्रीज ऑफ सप्लाई के अंदर। इसी के साथ में बच्चा सप्लाई कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी कंप्लीट करा दूंगी, उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर सप्लाई कंप्लीट हो जाएगा, देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही वीडियोस आए आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।